Hello everyone, I am Prem Kumar Patle from KV number 1 Chhindwara. Dear students, today I am here along with fourth part of this chapter, Writing and City Life. And in this chapter, we will discuss about the role of chiefs for their community. Dear students, after that we will get an information regarding Uruk, the temple town, where we will see about so many aspects, so many things about Uruk. After that, we will focus on the compulsory duties which performed by the people of that city. And in last, we will see about the technical advances at Uruk. हम बच्चों इस सेशन में जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से जो मुखिया होते थे वे अपने समूह के लोगों के साथ उनका कैसा व्यवहार होता था और किस तरह की नई संस्थाओं और परिपाटियों की स्थापना किए थे। उरुक जो कि एक मंदिर नगरों में से प्राचीन सबसे पुराने मंदिर नगरों में से एक था, उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। हम देखेंगे कि ऐसे कौन से अनिवार्य रूप से कार्य करने होते थे जो वहाँ के स्थानीय लोगों को अनिवार्यतः करना होता था, उन कार्यों के बारे में भी जानेंगे। हम यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से शासक के हुक्म के आधार पर उरुक के लोग उरुक शहर को, उस टेम्पल टाउन को किस तरह से तकनीकी प्रगति उन्होंने प्रदान करवाई थी। डियर स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द रोल ऑफ चीफ्स फॉर देयर कम्युनिटी। बच्चों, ये पैराग्राफ कल जो सेशन खत्म हुआ था जिस पैराग्राफ पर, उसके आगे का ये कंटिन्यूएशन में। When there was continuous warfare in a region, बच्चों जब किसी क्षेत्र में लंबे समय तक लड़ाई चलती थी, those chiefs who had been successful in war could oblige their follower by distributing the loot and could take prisoners from the defeated group to employ as their guards or servant. बच्चों, जब ऐसे किसी क्षेत्र में लंबे समय तक लड़ाई चलती थी, वी आर टॉकिंग हियर अबाउट मेसोपोटामियन सिटीज, ओके, मेसोपोटामियन इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द मेसोपोटामिया। जब वहाँ कहीं लंबे समय तक लड़ाई चलती थी तो जो उनके चीफ हुआ करते थे, मुखिया हुआ करते थे, और मान लीजिए वो उस लड़ाई को जीत जाते थे, दे गॉट सक्सेस इन दैट वॉरफेयर, तो वे अपने साथियों के साथ, their followers, by distributing the loot, वो अपने फॉलोअर्स के साथ जो लूट का माल मिलता था आपस में बांटकर खुश कर देते थे अपने अनुयायियों को। एंड could take prisoners from the defeated groups to employ as their guards or servant, और बेटा जो हारे हुए समूह से जो लोग होते थे उनको वो बंदी बना करके लेकर आते थे अपने पास, ठीक है, अपने साथ ले आते थे। तो उनको या तो वो अपने गार्ड्स यानी चौकीदार बना लेते थे या नौकर सर्वेंट बना लेते थे, ठीक। सो दे कुड इंक्रीज देयर इन्फ्लुएंस एंड क्लॉट, इस तरह से वो अपना प्रभाव और अपने अनुयायी क्लॉट्स वो बढ़ाते चले जाते थे। जैसे उन्होंने दूसरे स्टेट्स को, दूसरे रीजन को जीता, वहाँ के लोगों को बंदी बना कर ले आया और उन्हें अपने क्लॉट्स या गार्ड्स के तौर पर अपॉइंट कर देते थे। So such war leader, however, would be here today and gone tomorrow. ये जो वार लीडर्स हुआ करते थे बेटा, वो आज होते थे, कल नहीं होते थे। कल का उनका पता नहीं होता था कि वो कल कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। Until a time came when such leadership came to increase the well-being of the community. फिर धीरे धीरे क्या हुआ बेटा कि ये जो नेता थे समुदाय के, कम्युनिटी के, इन्होंने समुदाय के कल्याण पर अब ध्यान देना शुरू किया। विद द क्रिएशन वेल बीइंग ऑफ द कम्युनिटी, विद द क्रिएशन ऑफ न्यू इंस्टीट्यूशंस और प्रैक्टिसेस, अब इन्होंने अपने समुदाय के कल्याण के लिए ध्यान देना शुरू किया। तो उसके लिए क्या किया उन्होंने, नए नए न्यू इंस्टीट्यूशंस को स्टेब्लिश किया, न्यू प्रैक्टिसेस को स्टेब्लिश किया, कंस्ट्रक्ट किया। इन टाइम विक्टोरियस चीफ्स बिगेन टू ऑफर प्रीसियस बूटी
to gods and thus beauty the community's temple. इस समय के विजेता जो थे, विजेता मुखिया, वे कीमती भेंटों को देवताओं को अर्पित करना अब उन्होंने शुरू किया। जो लूट करके ले आते थे वो उन्होंने अब यहाँ पर देवताओं को चढ़ाना शुरू किया। और साथ ही इन्होंने क्या काम किया कि अपने समुदाय के मंदिरों की सुंदरता बढ़ाने के लिए भी इन्होंने प्रयास किया। हालांकि उन्होंने जो कीमती भेंटें दी थी, victorious chiefs began to offer precious booty to the god which increased the beauty of community's temple. ओके, इन्होंने इनके कम्युनिटी टेम्पल से बेटा उनकी सुंदरता बढ़ने लगी। They would send men out to fetch fine stones and metal for the benefit of the god and community and organize the distribution of temple wealth in an efficient way by accounting for things that came in and went out. They would send men out to fetch fine stones. बच्चों, समुदाय के अब जो मुखिया थे, अब उन्होंने क्या किया कि लोगों को फाइन स्टोन्स को ढूंढने के लिए, ठीक है, उत्कृष्ट पत्थरों को और मेटल को, धातुओं को लेकर आने के लिए, लाने के लिए लोगों को दूर दूर तक भेजा, जो देवताओं और समुदाय को उनसे काफ़ी क्या हो सके, लाभ हो सके, फॉर द बेनिफिट ऑफ गॉड एंड कम्युनिटी। ये इन्होंने फैचिंग की जो मेथड है उन्होंने अडॉप्ट की। तो इसने कहीं ना कहीं एक ट्रेड कम्युनिटी को के इमरजेंस में कहीं ना कहीं हेल्प किया था। एंड ऑर्गेनाइज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्पल वेल्थ। और बच्चों, साथ ही मंदिरों में आने वाली जितनी भी वस्तुएं होती थी, मंदिर में की धन संपदा, उसका वितरण और आने वाली जितनी भी वस्तुएं होती थी, अब उसका हिसाब किताब रखा जाना शुरू हो चुका था, बड़े प्रभावी ढंग से होगी। अकाउंटिंग फॉर थिंग्स दैट केम इन एंड वेंट आउट। ऑलरेडी वी हैव सीन दैट स्टोरी इन अबाउट एनमर्कर। In last session I have discussed about Enmerkar. This gave the king high status and the authority to command the community. इससे हमें इस व्यवस्था में हमको पता चलता है कि इसमें राजा का जो स्थान था वो काफ़ी ऊंचा था और समुदाय पर उसका पूर्णतः उसका जो था समाज पर पूरी तरह नियंत्रण स्थापित था। समुदाय पर पूरा का पूरा नियंत्रण इस व्यवस्था के माध्यम से किया जा रहा था। तो इस पैराग्राफ में बच्चों आपने देखा कि जो रोल ऑफ चीफ था वो क्या था। जो लूट का सामान ले आते थे वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते थे और जो प्रिजनर्स होते थे, जो डिफीटेड ग्रुप के, उनको अपने एम्प्लॉय बना लेते थे, गार्ड बना लेते थे, सर्वेंट बना लेते थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि लीडरशिप जो थी उसमें चेंजेस आना शुरू हुआ। लीडरशिप नाउ दे वर थिंकिंग अबाउट देयर कम्युनिटी वेलफेयर। फॉर दैट they establish new institutions and practices. They offer precious booty to the gods, and after that they send the men to fetch fine stones and metals for the benefit of god and temples as well as community. Okay, they organize a well accounting process. Okay, so such type of important role played by the chiefs at that time. Now we will see in in next paragraph about the Uruk, which is the temple town. Dear students, we can imagine a mutually reinforcing cycle of development in which leaders encourage the settlement of villagers close to themselves to be able to rapidly get an army together. Okay, बच्चों, हम पारस्परिक हितों की अगर हम बात करें तो हम एक डेवलपमेंट के, एक विकास के एक ऐसे दौर की कल्पना कर सकते हैं जिसमें मुखिया, लीडर क्या कह रहा है, लीडर एनकरेज द सेटलमेंट ऑफ विलेजर्स, जिसमें मुखिया लोगों ने ग्रामीणों को अपने आसपास बसने के लिए एनकरेज किया, प्रोत्साहित किया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए टू बी एबल टू रैपिडली गेट एन आर्मी टुगेदर, अगर ज़रूरत पड़ी तो तुरंत अपनी सेना को इकट्ठा कर सकें। ठीक है। बेसाइड्स पीपल वुड बी सेफ लिविंग इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू वन अनदर। तो इससे क्या होगा कि जब लोग एक दूसरे के आसपास रहने लगेंगे तो स्वयं को ज़्यादा से ज़्यादा वो सुरक्षित महसूस करने लगेंगे। एट उरुक, वन ऑफ द अर्लीस्ट टेम्पल टाउन्स,
we find depictions of armed heroes and their victims, and careful archaeological survey has shown that around 3000 BC, when Uruk grew to the enormous extent of 250 hectares, twice as large as Mohenjo-daro would be in later century, dozens of small villages were deserted. बच्चों, उरुक जो उन दिनों में सबसे पुराने मंदिर नगरों में से एक था, उस शहर से हमें सशस्त्र वीरों और हताहत हुए शत्रुओं के चित्र मिलते हैं और सावधानी पूर्वक किए गए जो पुरातात्विक सर्वेक्षण है उनसे हमें पता चलता है कि 3000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व से उरुक नगर का 250 हेक्टेयर भूमि में विस्तार हुआ और इस विस्तार में अनेकों छोटे छोटे गांव उजड़ गए। बड़ी संख्या में जो आबादी थी उसका विस्थापन हुआ। Dozens of small villages were deserted and there had been major population shifted. बड़ी संख्या में लोगों का वहाँ से विस्थापन भी हुआ। Uruk also came to have a defensive wall at a very early date. और जो उरुक नगर था, उस उरुक नगर की जो जनसंख्या थी उसका काफ़ी विस्थापन हो जाने के बाद जो मोहनजोदारो नाम का जो शहर था उससे अगर हम उसकी तुलना करते हैं तो ये उरुक मोहनजोदारो नाम के शहर से 2 गुना बड़ा था। ठीक, द साइट वॉज कंटिन्यूसली ऑक्यूपाइड फ्रॉम अबाउट 4200 BC to about 400 CE, and by about 2800 BC it had expanded to 400 हेक्टेयर। बच्चों, उरुक नगर की रक्षा के लिए उरुक के चारों ओर काफ़ी पहले तो एक दीवार बना ली गई, प्राचीर तैयार कर ली गई और उरुक नगर जो 4200 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी तक बराबर अपने अस्तित्व में बना रहा और इस दौरान 2800 ईसा पूर्व के आसपास वह बढ़कर लगभग 400 हेक्टेयर में वो फैल चुका था। इस तरह से उरुक जो शहर था उसका डेवलपमेंट हम देख सकते हैं। तो बच्चों, मैं इसको दोबारा से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जो उरुक शहर था, उरुक वो सबसे पुराने मंदिर नगरों में से एक था। ठीक है, और उससे हमें पता चलता है, जैसे हमारा एक कॉन्सेप्ट था कि जो मुखिया थे वो लोगों कहते थे कि वो आसपास में बसना चाहिए। तो इसके हमें कहाँ से एग्जांपल्स मिलते हैं, इसके कहाँ से हमें एग्जांपल्स मिलते हैं, वो मिलते हैं हमें उरुक से। ठीक है, उरुक से हमें पता चलता है और इसके जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं ये हमें बतलाते हैं कि 3000 BC के आसपास जो उरुक का एक्सटेंशन था वो 250 हेक्टर्स के आसपास था, विच वॉज ट्वाइस एज लार्ज एज मोहनजोदारो, जो कि मोहनजोदारो से लगभग 2 गुना था। और इस सेटलमेंट को इस्टेब्लिश करने के लिए डजन्स ऑफ विलेजेस वर डिजर्टेड। उनको कई दर्जनों जो छोटे छोटे गांव थे वो उजड़ गए थे और एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो थी वो एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर शिफ्ट हो रही थी। तो उरुक अपने एस्टेब्लिशमेंट के बाद अपने आप को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए अपने चारों ओर उसने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉल को कंस्ट्रक्ट करवाया था। ओके, डिफेंसिव वॉल को कंस्ट्रक्ट करवाया था। And the site was continuously occupied from about 4200 BC to 400 CE। बच्चों, ये उरुक नगर जो था वो 4200 ईसा पूर्व से लेकर के 400 ईस्वी तक अस्तित्व में अपने वो बराबर बना रहा और इस दौरान 2800 ईसा पूर्व के आसपास जहाँ उसका पहले एरिया 250 हेक्टेयर था, अब वो 400 हेक्टेयर पर फैल चुका था। Now, through this paragraph, we will get an information regarding the compulsory duty for the local people and captives.
ओके। वार कैप्टिव्स, जो युद्ध में जिनको जीत करके लाए। वार कैप्टिव्स एंड लोकल पीपल वर पुट टू वर्क फॉर द टेम्पल। बच्चों, जो वार कैप्टिव्स थे, युद्धबंदी और स्थानीय लोग जो थे, उनको अनिवार्य रूप से मंदिर का अथवा प्रत्यक्ष रूप से शासक का कार्य करना ही पड़ता था। ठीक है। दिस रेदर देन एग्रीकल्चरल टैक्स वाज कंपल्सरी। भले ही कृषि कर यानी एग्रीकल्चरल टैक्स आप न देना पड़े, पर काम करना अनिवार्य था। ठीक है। दोज हु वर पुट टू वर्क वर पेड राशन। जो जिन लोगों को काम पर लगाया जाता था, उन्हें काम के बदले अनाज दिया जाता था। हंड्रेड्स ऑफ राशन लिस्ट हैव बीन फाउंड। यहाँ पर सैकड़ों राशन सूचियाँ मिलती है ना, विच गिव अगेंस्ट पीपल्स नेम। ठीक है, जिनमें काम करने वाले लोगों के नाम के आगे उन्हें दिए जाने वाली जो चीज़ें हैं, उनके दिए जाने वाली चीज़ों जैसे अनाज हो गया, कपड़े हो गया, है ना, पीपल्स नेम द क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन, क्लॉथ्स एंड ऑयल अलॉटेड टू देम। जो उनको दिया जाता था, जितनी मात्रा में दिया जाता था, उसका सबका वहाँ पर जिक्र किया जाता था। इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड दैट वन ऑफ द टेम्पल्स took 1500 men working 10 hours a day 5 years to build। एक अनुमान के अनुसार इन मंदिरों में से एक मंदिर को बनाने के लिए लगभग 1500 आदमियों ने 5 साल तक प्रतिदिन 10-10 घंटे काम किया था। तो ये शासक के काम होते थे, राजा के काम होते थे, जिसे कंपल्सरीली करना ही होता था, चाहे आप एग्रीकल्चरल टैक्स न दें, ये चलेगा, लेकिन काम करना अनिवार्य था। After that, we will understand through this slide how the Uruk was technically advanced, how became the Uruk a technically advanced। Okay, with rulers commanding people to fetch stone and metal ores। हमने देखा था अभी इसके पहले वाली स्लाइड में कि किस तरह से रूलर जो हैं अपने लोगों को प्रीसियस स्टोन्स, मेटल ओर्स को फैच करने, खोजबीन करने के लिए भेजते हैं। टू कम एंड मेक ब्रिक्स, है ना। शासक के हुक्म में लोग क्या पत्थर खोजने के लिए चले जा रहे हैं, धातु खनिज लाने के लिए चले जा रहे हैं, मिट्टी से ईंटें तैयार कर रहे हैं, मंदिरों को बना रहे हैं। ले द ब्रिक्स फॉर द टेम्पल एंड एल्स टू गो टू डिस्टेंट कंट्री टू फेच सुटेबल मटेरियल्स। और सुदूर देशों में जाकर के मंदिरों के लिए जो उपयुक्त सामान है उसको लाने के लिए वो जुटे रहते हैं। ठीक है। There were also technically advances at Uruk around 3000 BCE। इन सब की वजह से ही ये जितने भी वर्क है बेटा, सब में अब लोग इन्वॉल्व होने लगे, तो इन सभी की कारणों से ही क्या हुआ कि 3000 BC के आसपास उरुक became a technical advance। ओके। ब्रॉन्ज टूल केम इनटू यूज फॉर वेरियस क्राफ्ट्स। अब यहाँ पर बहुत सारी टेक्निकल डेवलपमेंट हो गई, तो जो ब्रॉन्ज था, कांसा, उसका इस्तेमाल अब अनेक प्रकार के शिल्पों के लिए किया जाने लगा, क्राफ्ट्स वर्क के लिए किया जाने लगा। आर्किटेक्ट्स लर्न टू कंस्ट्रक्ट ब्रिक कॉलम्स। अब जो वहाँ के आर्किटेक्ट्स थे बेटा, उन्होंने ईंट का इस्तेमाल करके स्तंभों को बनाना, कॉलम्स को तैयार करना उन्होंने सीख लिया था। एंड देयर बीइंग नो सुटेबल वुड टू बियर द वेट ऑफ द रूफ ऑफ लार्ज हॉल्स। क्योंकि उन दिनों में बड़े बड़े जो कमरों की छतों के जो बोझ होते थे, उसको संभालने के लिए पहले शहतीर बनाने के लिए, है ना, वो लकड़ी, उपयुक्त तो लकड़ी नहीं मिलती थी कि वो पूरा का पूरा जो बोझ है वो छतों का बोझ, लकड़ी, ऐसी लकड़ी नहीं मिल पाती थी कि वो पूरी छतों का बोझ सहन कर सके। तो अब जो आर्किटेक्ट थे उन्होंने इस न्यू टेक्निक को सीख लिया था, और जो आर्टिसंस थे they were able to work with the bronze tools। ओके। और जो बहुत सारी जो फैच वर्क्स को में इन्वॉल्व थे, उन्होंने स्टोन्स, मेटल्स, ब्रिक्स को बनाना, टेम्पल्स को कंस्ट्रक्शन करना, ये सारी चीज़ें जो है उन्होंने उस उरुक को कहीं ना कहीं टेक्निकल एडवांस बनाने में हेल्प किया था। हंड्रेड्स ऑफ पीपल वर पुट टू वर्क इट मेकिंग एंड बेकिंग क्ले कोन दैट कुड बी पुश्ड इनटू टेम्पल वॉल्स। बच्चों, सैकड़ों जो लोग थे चिकनी मिट्टी के
कोन बना रहे थे, शंकु बना रहे थे, और उसको पकाने के काम में लगाए जाते थे। सैकड़ों लोग इस काम में इन्वॉल्व थे। एंड पेंटेड इन डिफरेंट कलर, और जब ये इनको पका लिया जाता था तो इन पर अलग अलग रंग लगा दिए जाते थे, ठीक है। एंड क्रिएटिंग अ कलरफुल मोज़ैक, और इससे क्या होता था, इनको रंगाकर मंदिरों की दीवार पर लगा दिया जाता था, जिससे दीवारें ना विभिन्न रंगों से सुशोभित हो जाती थी। इन स्कल्पचर, अब हम मूर्तिकला की बात करें, इन स्कल्पचर देयर वर सुपर्ब अचीवमेंट्स नॉट इन easily available clay but in imported stone। मूर्तिकला के क्षेत्र में भी उच्च कोटि की सफलता प्राप्त की गई, ठीक है। और इस कला के सुंदर नमूने आसानी से उपलब्ध होने वाली जो चिकनी मिट्टी की अपेक्षा जो अधिकतर जो पत्थर होते थे वो उसको इंपोर्ट किया जाता था, बाहर से मंगवाया जाता था, तब ये स्कल्पचर टास्क को परफॉर्म किया जाता था। एंड देन देयर वाज अ टेक्नोलॉजिकल लैंडमार्क दैट वी कैन से इन अप्रोप्रिएट टू एन अर्बन इकॉनमी। बच्चों, तभी जो प्रौद्योगिकी क्षेत्र में काफ़ी ये लैंडमार्क, जो टेक्निकल चेंजेस आया, युगांतकारी जो परिवर्तन आया, जो शहर की जो अर्थव्यवस्था थी उसके लिए बहुत ही उपयुक्त साबित हुआ। अप्रोप्रिएट टू एन अर्बन इकोनॉमी। ओके, द पॉटर्स व्हील, बच्चों आप सभी ने देखे होंगे कुम्हार का चाक, जिस पर उस चाक पर क्या हो मटका तैयार किया जाता है, पॉटर्स व्हील, है ना, ये था, ये साबित हुआ, और वो था कुम्हार का चाक। इन द लॉन्ग रन द व्हील enables a potter's workshop to mass produce dozens of similar pots at a time। फिर बेटा आगे चल कर के ये जो चाक था, है ना, पॉटर्स व्हील, आगे चलकर ये पॉटर्स व्हील ने इस कुम्हार की जो कार्यशाला में एक साथ बड़े पैमाने पर दर्जनों एक जैसे बर्तन आसानी से बनाया जाना शुरू कर दिया। मतलब अब आप समझ सकते हैं कि उरुक में टेक्निकली एडवांस होने के लिए क्या क्या चीज़ें जिम्मेदार थी। हमने आज इस सेशन में इसको समझने की कोशिश किया। बच्चों, आज आपने उरुक जो टेम्पल है उसके बारे में भी जाना। उरुक की खास बातें मैं एक बार फिर से कह देता हूँ कि उरुक एक अर्लीस्ट टेम्पल टाउन था। इसमें हमें इसकी इन्फॉर्मेशन मिलती है आर्कियोलॉजिकल सर्वेस के थ्रू कि ये 3000 BC के आसपास यहाँ पर जो है इसकी जो साइज़ था, एरिया था, वो 250 हेक्टर्स के आसपास था। और उसको कंस्ट्रक्शन या इसके डेवलपमेंट के लिए बहुत से डजन्स ऑफ विलेजेस जो थे वो डिजर्टेड हो गए थे, उजड़ गए थे, और मेजर पॉपुलेशन जो थी वो शिफ्ट हो गई थी। बेटा मैं आपको इसलिए दोबारा ये समझा रहा हूँ क्योंकि दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है उरुक, इसको हमें इतना ही इम्पोर्टेंस देते हुए समझना होगा। दिस साइट वॉज कंटिन्यूसली ऑक्यूपाइड फ्रॉम अबाउट 4200 BC टू अबाउट 400 C। और ये बेटा इन्होंने एक अपने लिए डिफेंसिव वॉल को कंस्ट्रक्ट किया था। वो लगभग 4200 BC से 400 कॉमन एरा तक ये जो थे ये अपने अस्तित्व में बने रहे। एंड बाय अबाउट 2800 BC इट हैड एक्सपेंडेड टू 400 हेक्टेयर। जहाँ पहले 3000 BC में इसका एरिया 250 हेक्टेयर था, 2800 में ये 400 हेक्टेयर तक उसको एक्सपेंड कर चुका था। तो इस तरह से उरुक अपने खास चीज़ों के लिए जाना जाता है, जिसमें से उसका एरिया और वो एक अर्लीस्ट टेम्पल टाउन के तौर पर जाना जाता है। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आज का आपको ये सेशन और ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।